नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को जो है आप लोग, अब वन लाइनर का ज़माना नहीं रहा, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, तब जा कर के कोई बात बनेगी। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में कवर किया था, और उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें। क्षेत्रीय पीठें का मतलब क्या होती है कि सीधा सीधा आप समझिए कि अगर किसी काम को एक आदमी करेगा तो उस पर कितना ज़्यादा बर्डन होगा, कितना दबाव होगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। अगर उसी काम को 4-5 आदमी में बांट दिया जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा। तो ही क्षेत्रीय पीठे का मतलब यही हुआ। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ठीक है। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समिति ने संसद की अस्थायी समिति ने संसद को यह सूचित किया है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के लिए क्या किया है, उनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आगे चलिए देखते हैं कि अन्य संबंधित तथ्य क्या है। ठीक है। संसदीय अस्थायी समिति ने ये सिफारिशें अपनी 133वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की है। संसद की जो अस्थायी समिति है, ये अपनी 133वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, न्यायिक प्रक्रियाएं एवं उनका सुधार। इस रिपोर्ट का शीर्षक है न्यायिक प्रक्रियाएं एवं उनका सुधार। न्याय की प्रक्रिया जो है उसमें सुधार लाना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठ स्थापित कर सकता है, तो अनुच्छेद 130 के तहत। ठीक है। कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश में, ठीक है, अपने पूरे देश में 4 या 5 स्थानों पर, कोई भी स्थान हो सकता है, अपनी क्षेत्रीय पीठ स्थापित करेगा। ठीक है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके, अनुच्छेद 130 का उपयोग करके। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित होगा। ठीक है। जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित होता रहे। ठीक है। अनुच्छेद 130 के प्रावधान में किया गया है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में या फिर किसी ऐसे स्थान पर स्थापित होगा जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पे क्या करेगा, निर्धारित करते रहेगा। आगे है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों और अन्य संवैधानिक मामलों का निपटारा जो है मुख्य पीठ दिल्ली में किया जाएगा, और वहीं क्षेत्रीय पीठ जो है अपीलीय मामलों पर फैसला कर सकती है। क्षेत्रीय पीठ जो है किस मामले पर फैसला करेगी, तो क्षेत्रीय पीठ है केवल अपीलीय मामला पे फैसला कर सकती है। लेकिन वही जो है दिल्ली का मुख्य पीठ जो है वो संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले और अन्य संविधान का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर जो है कहाँ करेगा, उसका निपटारा मुख्य पीठ जो कि दिल्ली में है वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। आगे है कि अपीलीय पीठों के निर्णय को अंतिम माना जाएगा, और अपीलीय पीठ का जो निर्णय आएगा उसको क्या कहा जाएगा, वो अंतिम माना जाएगा, और इन्हें न्यायपालिका का दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा। ठीक है। जो क्षेत्रीय पीठ अपना निर्णय सुना देगा उसको सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय पीठ पर विधि आयोग की कुछ रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट जो कि 1984 में आई थी, विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट जो कि 1984 में आई थी,
उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 विभाग होना चाहिए। बोला था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने विभाग होना चाहिए, कितने डिवीज़न होना चाहिए, तो 2 विभाग होना चाहिए। एक संवैधानिक विभाग होना चाहिए और दूसरा कानूनी विभाग होना चाहिए। एक एक तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न और दूसरा होना चाहिए लीगल डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है। अगला फिर विधि आयोग की 125वीं रिपोर्ट आई थी, जो कि 1988 में आई थी। 125वीं रिपोर्ट 1988 में सुप्रीम कोर्ट में 2 भागों में विभाजित करने के लिए 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्या किया गया था, दोहराया गया था। दिल्ली में संविधान न्यायालय तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपीलीय न्यायालय या संघीय न्यायालय की क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपीलीय न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना होना चाहिए, ठीक है। आगे की विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, 229वीं रिपोर्ट जो आया था 2009 में, इसमें कहा गया था कि नई पीठों की स्थापना हेतु अनुशंसा दिल्ली में संविधान पीठ की स्थापना की जानी चाहिए। दिल्ली में संविधान पीठ की क्या की जानी चाहिए, स्थापना किए जाना चाहिए। तथा उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए चेन्नई या हैदराबाद में और पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई में सुप्रीम कोर्ट की 4 अपीलीय पीठें स्थापित होनी चाहिए। ये कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट थी, 229वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। अब क्यों पड़ी है क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता, तो न्याय तक पहुंच। अब न्याय तक पहुंच का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों से दूर दराज के उन लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी जो दिल्ली आने जाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, या जिन्हें बहुत अधिक परिवहन लागत का सामना करना पड़ता है, तथा इससे सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी, जो कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। न्याय तक पहुंच का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, अब किसी का कोई काम होता है, कोई केस होता है, तो भाई सब कोई तो अब सब दूर दराज से, जैसे दक्षिण भारत के है, उत्तर भारत में है, तो दिल्ली तो सब नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई भी तो अपना नज़दीक सोचेगा। तो ये क्या है कि न्याय तक पहुंच में क्या करेगी, क्षेत्रीय पीठ मदद करेगी। आगे क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 39(1) क्या है, यह राज्य का एक सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर क्या हो, न्याय सुलभ हो। आर्थिक और किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से क्या हो, वंचित नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त कानून या योजना द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है कि भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए भी क्षेत्रीय पीठ की व्यवस्था होनी चाहिए। भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए भी क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय पीठ की गठन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में स्थित होना देश के दूर दराज के इलाकों से आने वाले वादियों यानी कि किसी मुकदमे में शामिल लोग या संगठन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या चुनौती होती है, जैसे भाषा संबंधी चुनौती हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर दक्षिण भारत के लोग आएंगे, तो अगर दिल्ली में आएंगे तो उनको दक्षिण भारत का लोग, जैसे केरला के आएंगे या फिर और तमिलनाडु कहीं के, या फिर उत्तर भारत के लोग आएंगे। हर स्टेट के कहने का मतलब हुआ कि अगर भारत के हर कोने से हर स्टेट के लोग आएंगे तो उसको कौन कौन सी समस्या का झेलना पड़ेगा, तो भाषा संबंधी एक तो समस्या हो जाएगी, उसके बाद में वकील करने की समस्या हो जाएगी, उसके बाद में क्या है, वकील करने की तो समस्या हो जाएगी, उसके बाद में यात्रा एवं दिल्ली में रहने की उच्च लागत भी हो जाएगी, ठीक है। अगर वही क्षेत्रीय पीठ स्थापित हो जाएगा तो सब लोग अपने अपने मुकदमे के लिए क्षेत्रीय पीठ में उसका अपना मतलब समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करना। सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार कम कैसे होगा, जब क्षेत्रीय पीठ का गठन हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ मामलों का निपटान कौन करेगा, वो क्षेत्रीय पीठ करेगा। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ जो है कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने का साधन भी हो सकती है, और साथ ही साथ आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को भी कम कर सकती है। अगला क्या है कि क्षमता वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के अस्थायी रूप से गठन से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, तथा इससे न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात में बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय पीठ के गठन की चुनौती क्या क्या है भाई। किसी भी काम के किसी भी मुद्दे को 2 पहलू होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय पीठों के गठन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध किया क्यों किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध,
कि भाई क्षेत्रीय पीठ का गठन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को क्या कर रहा है? लगातार खारिज करता रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा। भारत में सर्वोच्च कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वही निर्णय किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट के एकात्मक चरित्र पे तो प्रभावित होगा ही। क्या कह रहा है कि एक से अधिक क्षेत्रीय पीठों के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर के विचार अलग अलग हो सकते हैं तथा इससे वादियों का समय और धन दोनों अधिक लग सकते हैं। मान लीजिए कि क्षेत्रीय पीठ में किसी मुकदमे की सुनवाई किए, हम वहाँ से संतुष्ट नहीं है, वहाँ तो मेरा समय भी चला गया, मेरा धन दौलत भी चला गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जाएंगे तो ऐसे क्या होगा कि हमारी समय और धन दोनों की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये किसका कथन है? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगला क्या है कि परस्पर विरोधी मिसाल क्या है कि क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती है जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है। अगला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन कैसे घट सकती है? सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय न्यायालयों पर निर्णय लेने से सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। ठीक है, अगला है कि मामलों का वर्गीकरण। किसी मामले को संवैधानिक महत्व के रूप से पहचानना और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि क्षेत्रीय पीठ को ये ना समझ में आए कि कौन सा संवैधानिक मामला है, कौन सा कोई अलग मामला है। ठीक है, तो इसमें भी परेशानी हो सकती है। अगला क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने की अनन्य शक्ति हो सकती है कि किस मामले को संवैधानिक महत्व के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जाए। आगे की राह क्या है? आगे की राह देख लेते हैं कि आगे की राह क्या है कि हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना। वर्चुअल कोर्ट मामले में त्वरित निपटान में मदद कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट जो है मामलों के त्वरित निपटान में क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकता है और न्याय तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को भी क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। अगला क्या है कि अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था में सीखना। जैसे फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता है जिसमें अपील की एक अलग अदालत और कैसेशन की एक अलग अदालत शामिल होती है। ठीक है, फ्रांस में अलग अलग काम के लिए, अलग अलग मुद्दे के लिए अलग अलग अदालत है। ठीक है, कैसेशन क्या होता है कि अपील का ही एक रूप होता है। कैसेशन जो होता है अपील का ही एक रूप होता है। हालांकि इसमें केवल मामलों के संदर्भ में कानून के प्रश्न पर गौर किया जाता है। कानून के प्रश्न पर क्या किया जाता है? केवल गौर किया जाता है, ना कि मामलों के तथ्यों पर। अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन। सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपीलीय में विभाजित करने के लिए संविधान संशोधन की क्या कर सकती है? संभावना तलाश सकती है। आगे की न्यायिक सुधारों को सुगम बनाना। उदाहरण के लिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए। न्यायपालिका से संबंधित और संरचनाओं में क्या होना चाहिए? सुधार करना चाहिए, ताकि न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए, ये तो हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफ़ी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसको कम से कम आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा। इसको रटना नहीं है, बस एक दो बार देखना है, समझ लेना है, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए, फिर अगला किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे हम लोग। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।